अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। मौन बक्सों के स्थानांतरण के समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। अच्छी पौध हेतु पोट्रे में नर्सरी तैयार करने की विधि। फूलों की विभिन्न फसलों में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। मधुमक्खी पालन कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाला व्यवसाय है, जिसके कारण अपने प्रदेश में बहुत से किसान इसे अपनाकर अच्छी आय अर्जित कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस व्यवसाय में मधु उत्पादन के लिए मधुबक्सों का स्थानांतरण एक बेहद महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे सही प्रकार से संपादित करना जरूरी होता है। इसीलिए मधुबक्सों के स्थानांतरण के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं गंगोह सहारनपुर के प्रगतिशील मौन पालक अजय सैनी। किसान भाइयों, देखिए, यदि आप अपने मौन वंशों को माइग्रेट करना चाहते हैं तो क्योंकि अब सीज़न शुरू हो ही गया है लगभग, और उसके लिए आप क्षेत्र का सर्वे पहले आप करें, साइट देख लें। साइट में कुछ चीज़ें आपको के फ्लोरा कितने महीने वहाँ पे उपलब्ध है, कौन सा फ्लोरा है, ये सब चीज़ें आप सर्वे के दौरान तय कर लें। किसान से बात कर लें जहाँ पे रखना हो आपको बाद में, क्योंकि कुछ विवाद इत्यादि आपके साथ ना हो। और रास्ता देख लें कि दूरी तय कर लें कि दूरी जो है वो रात रात में आप कवर कर लेंगे या नहीं, क्योंकि सुबह सुबह दिन निकलते ही मधुमक्खियों का गंतव्य तक पहुंच जाना ज़रूरी होता है। तो लगभग मैं समझता हूँ 300-350 किलोमीटर से अधिक दूरी ना रखें एक रात में। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप पहले सर्वे पूरा कर लें। सर्वे करने के बाद जहाँ पे आपको अपने माइग्रेट करना है, मधुमक्खियों को स्थानांतरित करना है, उसकी तैयारी शुरू करें। उसके लिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपके मौन वंशों में कच्चा शहद ना हो, अनसील्ड शहद ना हो। नहीं तो कई बार जब रास्ते में जर्क लगते हैं, खड्डे होते हैं, तो अनसील्ड शहद बाहर आ जाता है और नीचे मधुमक्खियाँ गिर करके उसमें मरती हैं। कई बार सफोकेशन भी हो जाता है। और किसान भाइयों, मैं आपको ये भी सलाह देना चाहूँगा कि हमेशा आप जो माइग्रेशन करें वो माइग्रेशन जाली के साथ करें। कुछ किसान भाई बिल्कुल सीधे बोरी से ही उसको बंद कर देते हैं। वो एक अनसाइंटिफिक मेथड है, अवैज्ञानिक तरीका है, जिसमें कई बार हमारे मधुमक्खी पालकों को बहुत नुकसान होता है और नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि माइग्रेशन जाली का आप प्रयोग करें। माइग्रेशन जाली से पैक करके उसके बाद आप उसको ट्रक में लोड करें। उसके बाद एक नेट, जो ग्रीन वाला नेट आता है गाड़ी का, उससे उसको गाड़ी को कवर करें, क्योंकि कई बार फिर भी बक्से में लीकेज हो जाती है, कुछ मधुमक्खियाँ निकल जाती हैं, ताकि वो अपने के आपके ट्रक के अंदर ही रहें। और जहाँ पर जाकर के जहाँ आपको ले जाना है वहाँ उसको नेट उतार करके, तो मधुमक्खियाँ आपके जो वर्कर भी हैं वो आपके उनका नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रख करके किसान भाइयों, आप लोग अपने जहाँ पर स्थानांतरित करनी होती है वहाँ सुबह सूर्य निकलने के साथ साथ आपकी मधुमक्खियाँ उतर जानी चाहिए। नहीं तो अगर दिन में सूरज निकलने के बाद जितना लेट आप होते चले जाएंगे, उतना आपके नुकसान की संभावना बढ़ती चली जाएगी। उस समय किसान भाई हमारे कुछ नुकसान उठाते हैं, वो इस कारण से कि जैसे उन्होंने ट्रक अपना अनलोड किया, अपने बक्सों को उतारा, तो एक तरफ से वो सबके गेट एक साथ खोलना शुरू कर देते हैं।
तो उससे क्या होता है कि कुछ मधुमक्खियाँ जो हैं वो एक तेज़ी से बाहर निकलती हैं तो वो रास्ता भटक जाती हैं, वो इकट्ठा होकर के फिर एक तरफ अपना रुख कर लेती हैं, और या तो वो आगे की लाइन में, अब या तो पीछे की मधुमक्खियाँ आगे या आगे की मधुमक्खियाँ पीछे, ऐसे करके वो बक्सों का, उनका पूरे मोनवंशों का आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है। किसी में वर्कर ज़्यादा हो जाते हैं और किसी में कम रह जाते हैं। ये दिक्कत कई बार हमारे मधुमक्खी पालकों के सामने आती है। तो इससे बचने के लिए मैंने बताया कि एक तो डिस्टेंस, आप दूरी जो है वो तय करें अपनी, कि हमें 300-325 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी एक रात में नहीं तय हो पाती, और मधुमक्खियों का जो है वो सूर्योदय से पहले उतर जाना चाहिए। और जब आप गेट खोलें तो एक लाइन से एक साथ सबके गेट एक साथ ना खोलें। एक का यहाँ खोल दिया, फिर 4 बक्से छोड़ करके खोल दिया, फिर अगली लाइन से, पिछले लाइन से, ऐसे अलग अलग जगह से जिग जैग करके उनका गेट धीरे धीरे खोलें, ताकि मधुमक्खियों को अपने घर पहचानने में आसानी रहे। इसके लिए आप जो है एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप के समय 1 या 2 या 3 बज गए हैं, गाड़ी आपकी ज़्यादा लेट हो गई है, तो पहले एक गिलास माइग्रेशन जाले के ऊपर पानी का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि मधुमक्खियों को पानी मिल जाए पीने के लिए और वो आराम से शांत होकर के बैठ जाएं। और उतारने के कम से कम 15 मिनट के बाद, ताकि बक्सा रखा रहे और छत्तों के ऊपर सेट हो जाए, तो फिर मधुमक्खियाँ बदहवास होकर के बाहर नहीं निकलती। तो ये दिक्कत जो आगे पीछे डिसबैलेंस हो जाता है वर्कर का अनुपात जो है, ये दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। इस समय जो माइग्रेशन हम लोग करते हैं बदायूं, अलीगढ़, एटा, कासगंज, मथुरा, वहाँ पर इस समय देखिए बाजरा ये तो ख़त्म ही होने वाला है। अभी यूकेलिप्टस जहाँ पर है, यूकेलिप्टस शुरू होने वाला है, कोई पेड़ शुरू भी हो गया है। और जो तोड़िया है, तोड़िया भी बुआई स्टार्ट हो गई है, और 20 दिन में जो है वो तोड़िया, जो अर्ली सरसों की अर्ली वैरायटी होती है, ये भी 20 दिन में शुरू हो जाएगा। तो जो लोग तोड़िया के हिसाब से या सरसों के हिसाब से माइग्रेट करते हैं वो 15-20 दिन में अपना माइग्रेशन कर लें। लेकिन जिनको यूकेलिप्टस के हिसाब से माइग्रेशन करना है वो बिल्कुल देरी ना करें, वो तुरंत माइग्रेशन की तैयारी कर लें, क्योंकि यूकेलिप्टस में 2-4% फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद इस एरिया में जैसे आप संभल, चंदोसी, बदायूं और आपका एटा, कासगंज, इस एरिया में आप यूकेलिप्टस का बहुतायत में है, यहाँ पर करते हैं। इसके बाद अर्ली यहीं पे तोड़िया मिल जाता है मधुमक्खी पालकों को। इसके बाद आप जो लेट सरसों हमारी होती है वो मथुरा साइड में माइग्रेट कर सकते हैं, भरतपुर में कर सकते हैं, अलवर, सवाई माधोपुर, दौसा और आपका मुरैना और आपका धौलपुर, ये जो है लेट सरसों के लिए उपयुक्त स्थान है। इसके अलावा रेवाड़ी भी आप, रेवाड़ी, बहावल, बहरोड, इस एरिया में भी आप उनको माइग्रेट कर सकते हैं सरसों के लिए। और सरसों के बाद फिर आपको अलग अलग, क्योंकि जो लोग जहाँ के होते हैं वो अपने घर की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, जैसे यूकेलिप्टस में जो लोग सहारनपुर में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग यमुना इधर हरियाणा में, आपका होशियारपुर वगैरह पंजाब में, वहाँ माइग्रेट करते हैं। और जो लोग बदायूं साइड के होते हैं या हल्द्वानी साइड के, उत्तराखंड से लोग आते हैं, क्योंकि फरवरी, मार्च, अप्रैल में वहाँ पर्याप्त मात्रा में फ्लोरा हो जाता है, मल्टी फ्लोरल हनी शुरू हो जाता है निकलना, जिसमें कड़ी पत्ता, शीशम, यूकेलिप्टस, ये सब चीज़ें, और गेहूं की सरसों। तो फरवरी के बाद ये चीज़ें मिलती हैं, तो मधुमक्खी पालक फिर अपने वापस जो है, जो जिस राज्य का होता है वहाँ अपने आसपास देखता है, तो वापस फिर आप जो है अपने सुविधा अनुसार वहाँ माइग्रेशन कर सकते हैं। पूरे अगर आप फसल चक्र के हिसाब से देखें तो पूरे वर्ष भर आपके लिए कहीं ना कहीं फ्लोरा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। आप एक बार उसका सर्वे करके और फिर अपने मौन वंशों को माइग्रेशन के लिए ले जा सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। अच्छी पौध हेतु पोर्ट्रे में नर्सरी तैयार करने की विधि। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, रोपाई वाली फसलों का उत्पादन उसकी नर्सरी में तैयार पौध पर निर्भर रहता है। इसीलिए आज हम आपको पोर्ट्रे में स्वस्थ पौध तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी के लिए मिलवाते हैं एक उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर अजय भारद्वाज से। सबसे पहले तो हमें बात करनी चाहिए कि हमें पोर्ट्रे जो नर्सरी है वो क्यों लगानी चाहिए। इसका लगाने का मुख्य कारण यह है
कि जब हम प्रोट्रे नर्सरी लगाते हैं तो हम बेमौसमी सब्जियां, बेमौसमी फल, बेमौसमी फूल, उनके लिए हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। सब्जियां जैसे कि आजकल पॉली हाउस तकनीक जो है वो काफ़ी प्रचलित है। पॉली हाउस में हम हाइब्रिड प्रजाति के बीज जो हैं वो लगाते हैं। अब हाइब्रिड प्रजाति का जो बीज आता है वो बहुत महंगा होता है। अगर हमें किसान भाइयों को नुकसान से बचाना है तो उसको बचाने के लिए एक जो तरीका है वो प्रोट्रे नर्सरी है। प्रोट्रे में एक एक बीज हम एक सेल में लगाते हैं। एक सेल में लगाने के बाद जो वो एक पौधे के रूप में तैयार होता है, और जो पौधा बीज से तैयार होता है वो काफ़ी हुष्ट पुष्ट होता है, और उसमें पौधे के मरने के जो कारण हैं वो बहुत नगण्य हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रोट्रे की। प्रोट्रे बाज़ार में कहाँ पर उपलब्ध है, कैसे हम उसको खरीद सकते हैं, किस किस साइज़ की आती है। देखिए, जो हमारी प्रोट्रे आती हैं उसका अलग अलग साइज़ होता है, अलग अलग प्रकार की प्रोट्रे आती हैं। जितनी भी जो टमाटर या छोटे छोटे बीज वाली जो प्रजातियां होती हैं, जो सब्जियां होती हैं, उनको लगाने के लिए छोटे सेल साइज़ वाली प्रोट्रे हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। जो बड़े बीज वाली सब्जियां हैं उसके लिए बड़े साइज़ की जो सेल साइज़ वाली प्रोट्रे होती हैं वो हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है। खीरे के लिए देखा गया है सामान्य रूप से हम 1.5 से 4 इंच वाले सेल साइज़ की प्रोट्रे का इस्तेमाल हम करते हैं। ऐसे ही टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च, इसके लिए हम थोड़े से छोटे, यानी अगर जो हम बात करें कि टमाटर के लिए 3 इंच वाली सेल साइज़ वाली, और अगर शिमला मिर्च और खीरे की बात करें तो 2 इंच सेल साइज़ वाली प्रोट्रे का हम इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्रोट्रे में कितने छिद्र होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, अलग अलग जो निर्माता हैं वो अलग अलग हिसाब से उसको तैयार करते हैं। कई जो छोटे छिद्र वाली जो प्रोट्रे आती हैं, जो प्लास्टिक ट्रे जिनको हम बोलते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो लगभग 50 होता है या 98 होता है। अलग अलग 101 की आती है, 90 छिद्र वाली भी प्रोट्रे आती हैं। प्रोट्रे का दूसरा फ़ायदा यह भी होता है कि जहाँ पर किसी को ले जाना चाहते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भी प्रोट्रे ले जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत आसान हो जाता है। आप प्लास्टिक की प्रोट्रे हैं, उनको आप गाड़ियों में रखकर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। हम प्रोट्रे यूज़ करते हैं, उसका लगभग कीमत 50 से 60 रुपये प्रति प्रोट्रे हमें कीमत चुकानी पड़ती है। बात करते हैं कि नर्सरी में जैसे प्रोट्रे है उसमें किसान भाई कैसे लगाएंगे, कैसे करेंगे। कई तरह के माध्यम आते हैं जो आप प्रोट्रे में डाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोकोपीट, जो नारियल की भूसी होती है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसके साथ जो हमारे पास केंचुआ खाद होती है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं 1/1, यानी दोनों को एक एक भाग मिलाकर उसको एक मिश्रण तैयार किया जाता है। उस मिश्रण को प्रोट्रे में भरा जाता है। उस प्रोट्रे को भरने के बाद उसके अंदर एक एक बीज हर एक छिद्र में डाला जाता है। उस छिद्र में डालने के बाद उसको थोड़ा सा पानी से सींचा जाता है, और फिर अनुकूल वातावरण में वो प्रोट्रे में सीड डालकर उसको रख देते हैं। और कहीं पर भी जहाँ पर छाया वाला स्थान है, शुरू के 1-2 दिन आपको बीज को थोड़ा छाया वाले स्थान में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको आप अपने मन मुताबिक, जहाँ पर पानी ज़्यादा ना हो, जहाँ पर सूर्य के किरणें जो हैं वो हमारी प्रोट्रे पर ठीक ढंग से आए, ऐसी जगह पर, जो हवादार हो, ऐसी जगह पर उन प्रोट्रे को रखा जाता है। और फसल के हिसाब से बीजों के जमने का समय अलग अलग हो। एक बात ध्यान रखने वाली ये होती है कि बीज डालने के बाद हल्की सी सिंचाई आपको प्रोट्रे की करनी पड़ेगी। सिंचाई के बाद 1 से 2 दिन बाद हमें ये देखना पड़ता है कि जैसे ही रोए आ जाते हैं बीज से, एक से 2 दिन में, खीरे में दूसरे या तीसरे दिन में है, यानी जर्मिनेट कर रहा है, जो भी हमारी प्रोट्रे है उसको ठीक ढंग से हमें पानी देना चाहिए। रोज पानी देने के बाद मुख्य फील्ड में जब हम उसको प्रत्यारोपित करते हैं, रोपाई करते हैं, मुख्य फील्ड में रोपाई करने से पहले उसको ठीक तरह से हमें हार्डन करना पड़ेगा। हार्डन का मतलब होता है जैसे टमाटर, मिर्च वगैरह, तो इनको हार्डन करने का एक तरीका ये भी है कि आप जब आप प्रत्यारोपित करने वाले हैं, मान लीजिए आप परसों उसको प्रत्यारोपित करने वाले हैं, तो उससे 3 से 4 दिन पहले उसको पानी देना रोक देना होता है। तो ऐसा करने से जब हम पानी रोक देते हैं तो वो जो हमारी जो सीडलिंग है वो हार्डन हो जाती है। तो प्रोट्रे में सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप पूरे के पूरे पौध को बिना उनकी जड़ों को नुकसान पहुंचाए हुए
आप मुख्य खेत में प्रत्यारोपित कर सकते हैं। भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो हम नर्सरी जो प्रोडक्शन है या नर्सरी का जो उत्पादन है उसको उपयोग में लाकर हम एक बहुत अच्छा रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं। उसको रोज़गार या व्यवसाय के रूप में इसको अपने जीवन में ला सकते हैं। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। फूलों की विभिन्न फसलों में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आज के समय में फूलों की खेती अच्छी आय का जरिया बन गया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के फूलों की खेती किसानों द्वारा अपनाई जाने लगी है। अतः जिन लोगों ने फूलों की खेती की होगी, उनके अच्छे विकास के लिए ये जरूरी है कि फूलों की खेती में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा फूलों की खेती से लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए फूलों की खेती में किए जाने वाले समसामयिक कार्यों पर जानकारी लेते हैं डॉक्टर प्रशांत सिंह से। हमारे जो व्यावसायिक किसान भाई हैं जो फूल की खेती करते हैं व्यावसायिक स्तर पर, उसके अलावा जो उद्यान प्रेमी हैं जो केवल शौक के तौर पर अपने घरों में फूल की खेती करते हैं या गमलों में पौधे लगाते हैं, उनके लिए भी ये सबसे उपयुक्त समय है। इस समय सबसे पहला अगर जो आता है कि हम फूलों में गुलाब को फूलों का राजा मानते हैं। गुलाब में इस समय फूल अपने पूरे सवाब पर हैं। लोग तरह तरह के फूल अपने घर में लगा रहे हैं और उसमें जो इस समय हम काम कर सकते हैं, सबसे पहला जो काम है, अगले मौसम के लिए हम फूल के नए पौधे तैयार कर लें, तो ये बडिंग के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हम गुलाब के पौधे की ऐसी टहनियों को इस काम के लिए चयन कर सकते हैं जो उंगली के बराबर मोटाई की हों और उसमें टी या एच बडिंग की जो हमारी विधि है, उस विधि से बड को लगा सकते हैं, कलिका को लगा सकते हैं। मगर इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी उस टहनी में जो हम लगा रहे हैं, बट का जो मुंह है वो ऊपर की साइड होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से हम पॉलीथीन से उसको टाइट करके बांध देते हैं, ताकि अगर बीच में कोई बारिश होती है या कोई दूसरी तरह की समस्या आती है तो हमारी जो बड है या कलिका है वो डिस्टर्ब ना हो। पानी जो है वो समय समय पर उसको पानी देते रहें, क्योंकि इस समय उसमें फूल बाहर पर है और थोड़ी सी भी अगर मॉइस्चर की कमी आएगी तो हमारे फूल की पंखड़ियाँ जो है झड़ जाती हैं कई बार। तो हम नियमित रूप से हफ्ते या जैसी आवश्यकता है मिट्टी के अंदर नमी की जो स्थिति है उसके हिसाब से उसमें पानी दें। दूसरा महत्वपूर्ण फूल जो इस समय हमारे किसान भाई लगा सकते हैं वो है गुलदाउदी। गुलदाउदी भी बहुतायत घरों में या व्यावसायिक तौर पर लगाया जाता है। उसमें हम सबसे पहले जो काम कर सकते हैं कि वो हम पिंचिंग करें। पिंचिंग का जो मेन उद्देश्य है कि जो नई नई कलिकाएँ शाखाओं की संख्या बढ़े और शाखाओं की संख्या बढ़ने से जो फ़ायदा होगा कि फूलों की संख्या भी हमारे पौधे के अंदर बढ़ जाएगी, फूलों का आकार भी बढ़ जाएगा और साथ साथ हम उसका सिंचाई का भी ध्यान रखें। तीसरा महत्वपूर्ण जो पुष्प है वो है रजनीगंधा। रजनीगंधा में भी हम उसकी जो टहनियाँ हैं, डंडियाँ हैं, उनको काट सकते हैं। इस समय यह अनुकूल समय है। और इसके अलावा उसमें जो खाद की मात्रा है, जो नत्रजन और पोटाश की जो स्प्लिट मात्रा रह गई है, उसको भी इस समय देकर हम सिंचाई कर सकते हैं। जो चौथा हमारा महत्वपूर्ण पुष्प है कट फ्लावर की दृष्टि से देखें तो ग्लैडियोलस है। उसको भी हमारे किसान भाई बड़े संख्या में लगाते हैं, बड़े बड़े शहरों के नज़दीक जो किसान हैं। और उसमें जो इस समय एक तो बीमारी और कीट की समस्या रहती है, दूसरा अब चूँकि उसको हमने सितंबर में या अक्टूबर में लगाया था, तो दूसरी जो मिट्टी चढ़ाने का समय है वो भी अभी है। तो हम निंदाई गुड़ाई करके और उसकी जो हमारे टहनियाँ हैं उसके आसपास मिट्टी को चढ़ाएं और मिट्टी चढ़ाने के बाद उसमें पर्याप्त सिंचाई दें। समान तौर पर इसमें जो चूसक कीट हैं वो ज़्यादा समस्या पैदा करते हैं, इसलिए हम कोई सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड है उसका छिड़काव इस समय कर सकते हैं। इसके अलावा
जो महत्वपूर्ण एक फूल है वो जरबेरा है। जरबेरा की खेती भी हमारे किसान भाई करने लगे हैं इन क्षेत्रों में। वो जरबेरा में इस समय 10-15 दिन के अंतराल से वो उसकी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे कटिंग करते जाएंगे नई नई आपकी शाखाएं निकलेंगी, नए पुष्प आएंगे। इसके अलावा पोटाश युक्त जो उर्वरक है उसको भी हम इस समय दे सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई जो एक महत्वपूर्ण पुष्प है हमारा गेंदा, जिसको एक छोटा सा किसान, बड़ा किसान, शौकिया लोग भी इसको लगाते हैं, और उसको भी हम इस समय जो सबसे पहले उसकी आवश्यकता होती है वो पिंचिंग की होती है, और पिंचिंग करने से ज़्यादा पुष्प प्राप्त होते हैं। एक महत्वपूर्ण काम ये किया जा सकता है। मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आज के समय में जहाँ हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बनी हुई हैं और हमारे किसान भाई परेशान हैं कि उनको खेती से उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। मगर अगर हम उद्यान की फसलें और ख़ासतौर से अगर फूल की खेती के ओर अपना रुझान रखते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई इससे लाभान्वित होंगे। तो मैं अपने किसान भाइयों को, अपने राज्य के किसान भाइयों को यही सलाह दूंगा कि वो खेती पर ध्यान दें और उद्यान की फसलों की तरफ अपना रुझान रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मिर्जापुर के मनोज पांडे ने। आपने गेहूं की उन्नत प्रजातियों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे गेहूं की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में, कि जो हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए उन्नतशील प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों का किस समय पर बुआई करें ताकि वो अधिकतम हमें उत्पादन प्राप्त करा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं समय से बुआई हेतु ऐसी प्रजातियां जो सिंचित क्षेत्र के लिए हैं। DBW 88 एक ऐसी प्रजाति है जो सिंचित क्षेत्र के लिए समय से बुआई के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती है। उसके बाद HD 2967 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली प्रजाति है और ये भी समय से बुआई के लिए प्रजाति है। इसके बाद HD 3086 बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली नई प्रजाति है जो हमारे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है। ये जो प्रजातियां मैंने आप लोगों को बताई है, इनका जो समय है वो 10 नवंबर से लेकर और 25 नवंबर के बीच में आप इसकी बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन हमारे किसान भाइयों को प्राप्त होगा। जो और वैरायटियां हैं जैसे WH 1105 है, बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली, लगभग 50 से 55 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन ये हमारी प्रजातियां देती है। और इन प्रजातियों का जो समय पर हम बुआई करते हैं तभी ज़्यादा लाभ है। यदि हम अगेती प्रजाति को पछेती में बुआई कर देंगे और पछेती प्रजाति को अगेती में बुआई कर देंगे तो ऐसा करने पर हमारी फसल में लोजिंग की संभावना, गिरने की संभावना बढ़ जाएगी और उसका उत्पादन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो हमारी समय से बुआई वाली प्रजातियां हैं उनको अधिक लंबी अवधि चाहिए अपना पूरा जीवन काल पूरा करने के लिए, और जो पछेती प्रजातियां हैं वो दिसंबर में बुआई होती है और अप्रैल में जाकर मैच्योर हो जाती है, उनको कम अवधि चाहिए होती है। जो हम अगेती प्रजातियों की बात कर रहे हैं ये लगभग 130 से 135 दिन में पक के तैयार होती है। इसीलिए क्योंकि इनका समय अवधि 130 से 135 दिन है, इनको नवंबर में बुआई के लिए रिकमेंड किया जाता है। और यदि हम इन प्रजातियों को लेट बुआई करते हैं तो ये अपना जीवन चक्र, पहले जमाव, फिर टिलरिंग, कल्ले लेने का समय और फिर वानस्पतिक वृद्धि और फिर रिप्रोडक्टिव फेज मतलब बाली बनने की अवस्था, ये सारा जीवन चक्र अपना पूरा करने के लिए इनको समावधि कम रहेगी, जिस कारण इसमें दानों की संख्या कम से कम बने। किसान भाइयों, मैं यहीं पर एक जानकारी और आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो हम समय से प्रजातियां जो हमारी रिकमेंड की जाती है और उनको हम समय से बुआई नहीं करते हैं और समय निकलने के उपरांत बुआई करते हैं तो प्रतिदिन 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर डे की मिनिमम हमारे गिरावट आती है उसके उत्पादन में। जितना दिन हमारे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही उसमें उत्पादन का स्तर गिरता हुआ चला जाएगा। इसलिए हमारी जो समय से बुआई वाली प्रजातियां हैं आप उनकी बुआई 10 नवंबर से लेकर और 25 नवंबर की अवधि में अवश्य कर दें। जो हमारी समय से प्रजाति बुआई है उसमें हमारी प्रजाति HD 3086 है,
यदि हम इसके उत्पादन की बात करें तो इसका औसत उत्पादन 54 से 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन है। यदि हमारे किसान भाई अच्छा उत्पादन लेना चाहेंगे तो समय से इसकी बुआई करें। इसी के साथ साथ एक और अच्छी नई प्रजाति है DBW 88 के नाम से। ये प्रजाति गेहूं अनुसंधान निदेशालय करनाल में है, उसके द्वारा विकसित की गई प्रजाति है और इस प्रजाति का भी उत्पादन आपका 54 से 56 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की ही क्षमता है। ये प्रजातियां हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देने के लिए अच्छी प्रजातियां हैं। सिंचित दशाओं में समय से बुआई के लिए दोनों प्रजातियां बहुत अच्छी हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप अन्य प्रजातियां जो हमारी पहले से हमारे क्षेत्र में चली हुई है, जैसे DPW 621-50 प्रजाति है जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा एक प्रजाति और है समय से बुआई के लिए PBW 550। ये वैरायटी ऐसी वैरायटी है जो हमारी सैंडी सोयल है, रेतीली ज़मीन है, उनके लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती है। क्योंकि इस प्रजाति की एक सबसे अच्छी खास विशेषता है, ये अन्य प्रजातियों की तुलना में जल्दी पककर तैयार हो जाती है, जिस कारण यदि रेतीली ज़मीन में जो आखिरी सिंचाई की अवस्था होती है, यदि उस समय किसान भाई पानी लगाते हैं तो फसल गिरने की संभावना रहती है और यदि पानी नहीं लगाते हैं तो दाना सिकुड़ा हुआ बनता है। उस दशा में PBW 550 वैरायटी मोटा दाना और जल्दी पककर तैयार हो जाने के कारण उसका दाना मोटा और अच्छा स्वस्थ दाना उसमें तैयार होता है। इसलिए समय से बुआई के लिए PBW 550 वैरायटी भी रेतीली दशाओं के लिए अच्छी उत्पादन देती है। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों ऐसी दशाओं में जहां पर पानी की व्यवस्था न हो, असिंचित दशाओं के लिए समय से बुआई हेतु असिंचित दशाओं में दो प्रजातियां हैं हमारी, PBW 644 और HD 1080। ये दोनों प्रजातियां असिंचित दशाओं में हमारे किसान भाइयों को समय से बुआई के लिए बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है। इनका औसत उत्पादन उन दशाओं में भी 40 से 42 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन देने की क्षमता रखती हैं। लेकिन सावधानी यही रखें कि यदि आप समय से बुआई करेंगे तभी ये उतना अच्छा उत्पादन दे पाएगी। यदि आप इनकी बुआई देरी में करेंगे तो तब ये उतना अच्छा उत्पादन किसान भाइयों को प्राप्त नहीं हो पाए। किसान भाइयों, ये हमने अभी तक जो आपसे बात की ये सिंचित असिंचित समय से बुआई के लिए हमने बात की है। अब बात करते हैं पछेती बुआई के लिए, देरी से बुआई के लिए, जिसका समय हमारा 1 दिसंबर से लेके और 15 दिसंबर तक का समय अधिकतम समय होता है। उसके बाद यदि हम गेहूं की फसल की बुआई करते हैं तो हमारा उत्पादन उतना अच्छा हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। उसका एक वैज्ञानिक कारण है, क्योंकि तापमान कम रहता है तो पहले पौधे को जमाव में ही समस्या रहती है कि उसका जमाव कम हो पाता है। दूसरा, जो टिलरिंग कल्ले लेने के लिए 16 से 20 डिग्री का तापमान पौधे को चाहिए, वो दिसंबर के महीने में और जनवरी के महीने में तापमान उसकी आवश्यकता से अत्यधिक कम होने के कारण वो कल्ले लेने की क्षमता उस पौधे में नहीं रहती है। इसीलिए जितना पछेती का समय होगा उसमें कल्ले की मात्राएं घट जाएगी, उतने कल्ले पौधे में कम होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन की तकनीक और इससे मिलने वाले आय पर किसान का अनुभव। नींबू के बाग में आने वाली समस्याओं के समाधान पर जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।